गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मेरे सभी आदर्श विद्यार्थियों का करेंट अफेयर्स सेशन 2 में स्वागत है। बहुत उत्साह भी है, बहुत जिम्मेदारी भी है और इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक भी हैं। और आप लोगों से जुड़ करके सबसे पहले जितने भी लोग हैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सोनू शाह हमारे पुराने विद्यार्थी, पिक्चर कुमार, राहुल यादव, बलराम सिंह, सुशील सौ, विवेक यादव, गुड इवनिंग। मेरे जो है कि पुराने विद्यार्थी सभी लोग जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, सभी का स्वागत करते हैं आज। और राहुल, राघव, सबसे पहले मनीष, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको बता दें कि 4 बजे से जो टाइम है वो 4 बजे से टाइमिंग को थोड़ा सा, आज पहला दिन था। सचिन कश्यप स्वागत है, विकास गला बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। आप इस चीज को एक बार समझेंगे, आज पहले क्लास था, पहले क्लास का सारा सेटिंग वगैरह करने में सचिन कश्यप, मनीष, सभी का स्वागत है। बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने पहले से ही इस चीज को पूरी तरह से कंप्लीट देखने के लिए तैयार थे। और 2-3 बातें करने के बाद आज की शुरुआत हम लोग करेंगे क्लास का। सबसे पहले तो बता दें, रवि प्रकाश गुड इवनिंग, स्वागत है, सबका स्वागत है। आज की जो क्लासेस है, पिक्चर कुमार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बोला, बहुत बहुत सही है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में अभी नहीं बताऊंगा, आपके काम का बात बताने जा रहा हूं। अभी आपका काम यह है कि आप CBT 2 के लिए हो, ग्रुप डी के लिए हो या अन्य किसी ऐसे, विशाल कुमार स्वागत है, रवि प्रकाश बढ़िया है, हम सभी लोग स्वागत करते हैं आप लोगों का। एक बात और सुनेंगे ध्यान से कि ये करेंट अफेयर्स बेसिक टू टॉप स्तर पर बनाया गया है ताकि आप लोगों को हर तरीके से फायदा मिल पाए। नवीन सर और रुक्मिणी पब्लिकेशन ने जो जिम्मेदारी मुझे दिया है इसको बखूबी हम निभाने के लिए तैयार हैं। और मेरा नाम कुमार प्रवीण, और आप लोग के बारे में तो नहीं पता लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में हम बता दें आपको कि बीपीएससी के स्टूडेंट को पीटी और मेंस में करंट अफेयर्स पढ़ाने का जो थोड़ा सा तजुर्बा है वही तजुर्बा आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं। कुलदीप बिल्कुल ग्रुप डी के लिए भी यहां से रहेगा, बिल्कुल सब कुछ। करेंट अफेयर्स की आप मैगजीन देख रहे होंगे सामने में, ये करेंट अफेयर्स की मैगजीन रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा लाया गया है, जिसमें 2 मार्च 2022 तक अपडेट है, यानी 2021 मार्च से लेकर के 2 मार्च 2022 तक का सारा अपडेट है। ठीक है, उसके बाद एक बात और बात करें कि इसमें कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि 600 MCQs है, 600 MCQs और 2500 ऑनलाइन वन लाइनर प्रश्न हैं। और इस सभी को हम लोग जो है कि एक समय के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। आज पहले क्लास में इंफॉर्मेशन देना थोड़ा जरूरी होता है कि आप लोगों की क्लासें कैसे चलेगी। 4 बजे से आप लोगों का लाइव सेशन है, चार लोगों का लाइव सेशन है। और आपको बता दें कि अगर आप इस किताब को परचेज कर रहे हैं तो और बेहतर होगा, क्योंकि इस किताब के माध्यम से आपके भी पास सेट होगा। साथ ही साथ ये भी बता दें कि आप जितना PDF हम देंगे आपको और उसका प्रिंट निकलवाएंगे, उससे कम पैसा में ही रुक्मिणी पब्लिकेशन का एक करेंट अफेयर्स आप लोग परचेज कर सकते हैं। जो लोग बिहार में हैं और आसपास के जिलों में हैं, वहां पर करेंट अफेयर्स की ये किताब बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और जो लोग दूर हैं वो ऑनलाइन जो है कि मंगवा सकते हैं अपने यहां। इसके लिए आप जो है कि नवीन सर से और रुक्मिणी पब्लिकेशन के जो है कि कॉन्टेक्ट नंबर पर आप बात कर सकते हैं। तो इसमें जो है कि क्या क्या खासियत है इसको पहले सर हम लोग देखेंगे, आप यहां पर ध्यान देंगे मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी। शुरुआत करने से सबसे पहले आपको बता दें कि एक जिम्मेदार पर्सन होकर के आप लोगों के सामने उन सभी चीजों का गहन अध्ययन कर करके और करंट अफेयर्स के जो है कि प्रश्नों का हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम पिछले जो है कि जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, चाहे कोई भी और अन्य एग्जाम है, तो सबसे लेटेस्ट हमने आधार बनाया है, बेस बनाया है, वो है आपका CBT 1। CBT 1 2021 के स्टार्टिंग में, यानी आपका जो जनवरी से लेकर के और मार्च अप्रैल तक जो चला था, उसमें 3 महीना पहले का करंट अफेयर्स पूछा हुआ था।
यानी सितंबर अक्टूबर के प्रश्न मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी बहुत ज्यादा पूछा हुआ था, ठीक है। और उसी को ध्यान में रख करके जब मई में आप लोगों का CBT 2 का एग्जाम होगा और जुलाई में संभवतः ग्रुप डी का एग्जाम संभवतः है, उसी को लेकर के ध्यान में सबसे ज्यादा हम लोग अक्टूबर 2021 से लेकर के और मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स को ज्यादा से ज्यादा हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसको अब एक बात और ध्यान रखेंगे, बिल्कुल कुलदीप कुमार का कहना है कि सर 30 दिन में पूरा हो जाएगा। 30 दिन नहीं, 30 क्लास में ये पूरे करंट अफेयर्स को खत्म कर देना है। उसमें 30 जो है कि सेट होगा, सेट कराने के बाद कुछ PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जो इंपोर्टेंट होगा। इसके बाद एक बार और आपको बता दें, होली के बाद अगर जो लोग जुड़े हुए हैं पटना से हैं, उनके लिए ऑफलाइन बैचेज भी एक टाइमिंग बता देंगे, टाइम क्लास में ऑफलाइन बैच भी आएगा। ऑफलाइन बैच में भी आप आ सकर के क्लास ले सकते हैं, लेकिन जो लोग दूर हैं, जो लोग जो है कि यहां आकर के क्लास करना उनके लिए संभव नहीं है, उनके लिए भी ये क्लास दिया गया है, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये क्लास चलेगा। आपको बता देते हैं, इसका चार्ज मात्र 50 रुपए रखा गया है और 50 रुपए में आप लोगों को 600 क्वेश्चन सेट में, एक सेट में 20 क्वेश्चन, 30 सेट हैं और 30 सेट का क्वेश्चन का डिस्कशन कैसे होगा आप उसको अभी देख लेंगे। लेकिन आपको एक बात और बता दें, इस करंट अफेयर्स की किताब को आप परचेज कर लेते हैं तो भी आपके लोगों के लिए काफी बेहतरीन होगा। रंजीत कुमार गुड आफ्टरनून नहीं गुड इवनिंग, स्वागत है। राहुल राघव, तो बुक से पढ़ाने के साथ साथ इसका डिस्कशन भी कराया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे वो इसी जो है कि किताब के होंगे, जो 30 प्रश्न होंगे। और साथ साथ आपको बता दें, इंपोर्टेंट चैप्टर जिसमें पुरस्कार हो गया, जिसमें आगामी विधेयक हो गया, आगामी खेल हो गया, उसके बाद आपका जो है कि युद्धाभ्यास हो गया, इन नियुक्तियां हो गई, निधन हो गया, इन सारी चीजों को चर्चित व्यक्ति से लेकर चर्चित स्थल तक सबको हम लोग जो है कि क्लास के माध्यम से देखेंगे। आप लोग कहेंगे कि सारा बुक का ही प्रमोशन सर कर दिए, लेकिन फटाफट के अंदाज में शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। मेरे आदर्श विद्यार्थी, ये आपके सामने रहा पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये आपका पहला प्रश्न है चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से निम्न में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया है। मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, ये आपका जो है कि प्रश्न है, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से निम्न में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया है। आपको सबसे पहले बता दें कि समय समय पर चुनाव कराने की एक जो है कि प्रक्रिया जो जारी रहती है, उसके लिए भी अधिनियम आते हैं। और आपके सामने जो है कि ऑप्शन है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, मध्यस्थता विधेयक 2021, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो आप सभी लोगों का हम चाहते हैं कि एक बार कमेंट भी आए, ताकि आप लोगों को लगे कि आप लोग कितना प्रश्न को बना सकते हैं। फिर इसके बाद डिटेल्स इसका जो डिस्कशन होगा वो हम लोग करते जा रहे हैं। अभी तक जो है कि आंसर आया है अनुराग कुमार डी, पिक्चर कुमार डी। बाकी सब लोग से भी अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी इसको आप जो है कि बताएं। संतोष यादव स्वागत करते हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। सचिन कश्यप सी, आप जल्दी से जल्दी आंसर दे दें। विवेक यादव डी, और भी हम इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स का। अब देखिए जरा सा, सचिन कश्यप डी, चलिए सचिन कश्यप डी आ गया। चंदन गुप्ता डी, अभय कुमार डी, रितेश कुमार डी, डी डी सबका आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। आंसर हम लोगों का है डी, ए और सी दोनों, यानी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया है। और मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, आप लोगों की तैयारी ने पहले आज करेंट अफेयर्स का सेशन 2.0 में पहला क्वेश्चन का आंसर ज्यादा से ज्यादा जो है कि लोग सही बताए, यानी हम कह सकते हैं कि सभी लोगों ने सही आंसर बताया। और मेरा जो है कि मन काफी जो है कि प्रफुल्लित और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। जरा यहां पर ध्यान रखेंगे, इस संशोधन के माध्यम से मेरे आदर्श विद्यार्थी क्या किया गया, इसको जरा देखिए। इस संशोधन के माध्यम से मतदाता सूची के डाटा को
मतदाता सूची के डाटा को आधार के साथ जोड़ने की बात कही गई है, जोड़ने की बात कही गई है और दिसंबर 2021 में यह संशोधन जो है कि पारित किया गया। इसके माध्यम से और क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा कि चुनाव में एक व्यक्ति और एक मत का जो है कि प्रयोग किया जाए। एक साथ और बता दें कि एक व्यक्ति और एक मत के साथ साथ कोई भी व्यक्ति, इसमें संशोधन में यह भी लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी चुनाव में भाग ले सकता है, ताकि एक अच्छा, प्रियंका शर्मा गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का स्वागत है। बलराम सिंह, आप सभी लोग जो है कि दिमाग में रखेंगे, अब ध्यान में रखेंगे कि इसके माध्यम से जब हमने बताया आपको कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव में भाग ले सकता है, तो लोकतंत्र को सशक्त बनाने में, पारदर्शी बनाने में, जवाबदेह बनाने में इस संशोधन का काफी जरूरत था। अब बात करते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और अधिनियम 1951 में क्या था। तो इस जो है कि अधिनियम में चर्चा किया गया था कि किसी भी व्यक्ति के प्राइवेसी को बिल्कुल नहीं शेयर किया जाएगा, जैसा कि आप मानते हैं कि यह चर्चा 2015 में भी था, 16 में भी था कि आधार कार्ड जोड़ने के लिए प्राइवेसी को खत्म कर दिया जाता है, प्राइवेसी समाप्त हो जाता है। मेरे आदर्श विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन के साथ साथ मतदाता सूची को, डाटा को आधार के साथ जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर बात कर देंगे कि यहां पर जब हम लोग बात करेंगे तो ये देखेंगे चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था और 2011 से प्रत्येक वर्ष जो होता है, प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है और चुनाव आयोग के जो प्रथम ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम 2011 में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लोग ले सकें, ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी हो सके, ज्यादा से ज्यादा जवाबदेह हो सके, इसके लिए यह चुनाव कानून संशोधन 2021 आया था। हमने अपने अनुसार सभी जो है कि आपके अंदर के प्रश्नों का एक जवाब देने का प्रयास किए हैं। ठीक है, अब जो है कि जरा सा हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर देखेंगे और ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक पीएन फणिकर की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? पीएन फणिकर की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? हम चाहेंगे कि इसका जवाब आप लोग जल्दी से जल्दी जो है कि दें, ताकि यहां पर एक प्रकार का जो है कि आंसर के माध्यम से आप लोगों को समझने का प्रयास करें। जल्दी से जल्दी जवाब देंगे, जल्दी से जल्दी। चलिए फटाफट जवाब आ रहा है। अनुराग कुमार, रवि प्रकाश, विवेक यादव, रवि प्रकाश, रितेश कुमार, सब लोगों का आंसर जो है कि बी आ रहा है। पिक्चर कुमार सी आया आंसर, फटाफट बोलते जाएंगे आप लोग। चलिए राहुल राघव, बस ध्यान में रखेंगे। राहुल राघव को हम बताना चाहते हैं सेट प्रैक्टिस का पहला ये क्लास एक डेमो वीडियो के रूप में जा रहा है। आप इस तरीके से बिल्कुल नहीं सोचेंगे सिर्फ यही करा करके छोड़ दिया जाएगा। ये आंसर कंप्लीट जो है कि चलेगा। ये पूरे किताब का महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्टिव का भी हम जो है कि क्लास कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। आज थोड़ा लेट भी हो गया था और आज सेट का ही डिस्कशन है। विशाल कुमार, अमित कुमार, सचिन कश्यप, सभी लोगों का आंसर आ रहा है बी। तो केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जो है कि जनक पीएन फणिकर, तो यहां पर देखेंगे इसका जो है कि आंसर केरल है और पीएन फणिकर ने 1945 में ग्रंथशाला संगम के माध्यम से
पुस्तकालय एवं साक्षरता अभियान चलाया था, साक्षरता आंदोलन चलाया था। ठीक है, इसी के लिए जो है कि 23 दिसंबर 2021 को इनके प्रतिमा का अनावरण रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो है कि बात आगे बढ़ेगी। तो यहां पर जो है कि आपका हो गया ग्रंथशाला संगम के माध्यम से पुस्तकालय साक्षरता आंदोलन चलाया गया। इसका जो है कि आंसर आपका केरल। अब यहां पर बात करेंगे आगे, अगले प्रश्न का जवाब चाहेंगे आप लोगों से सामने हम। ये अगला प्रश्न है आपका, भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं हेतु MIS मंत्रालय किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? इसको जो है कि आप जल्दी से जल्दी बताएं। चलिए, इसका पूरा नाम जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS का जो है कि पूरा नाम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर कोई लोग किताब रखे होंगे तो किताब से देख करके बिल्कुल नहीं बताएंगे मेरे आदर्श विद्यार्थी। चलिए यहां पर ध्यान रखेंगे, यह केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री द्वारा शुरू किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 16 दिसंबर को। जनजातीय मामले का अगर बात करें तो जनजातीय मामले में आपका श्रम शक्ति पोर्टल शुरू किया गया। ST लोगों को रोजगार हेतु अगर बात करें आगे तो सिटीजन टेली लॉ, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा सिटीजन टेली लॉ एप्स लॉन्च किया गया। इसका काम है घर बैठे अपने न्यायिक व्यवस्था को देखना। अगर बात करें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो शुरू किया गया तो इसका काम क्या है भाई? तो इसका काम है आपका भूमि से संबंधित रिकॉर्ड को रखना तथा विवाद का समाधान। ये था आपका जो है कि इससे रिलेटेड। तो इसका आंसर केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। एक प्रश्न जाते जाते इसी में पूछ देते हैं कि वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? फटाफट आंसर आप लोगों का चाहिए, वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? चलिए अगले प्रश्न को भी देखेंगे। अगला प्रश्न आपका सामने है, प्रोजेक्ट रीहैब किससे संबंधित है? ऑप्शन में है आपके विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु, नशा मुक्ति प्रेरित करने हेतु, उत्पीड़ित महिलाओं के कल्याण हेतु और मानव हाथी के संघर्ष हेतु। चलिए बहुत फटाफट सबका जवाब पिक्चर कुमार, विनोद कुमार, विशाल कुमार, रितेश कुमार, सभी लोगों ने इसका जवाब बड़े सही तरीके से दे रहे हैं। तो इसका आंसर है मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए, मानव हाथी संघर्ष को
कम करने के लिए, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए यह शुरुआत कहां किया गया? तो प्रोजेक्ट रिहैब का शुरुआत कर्नाटक के कोडागु जिले में शहद वाली मधुमक्खियों को इस क्षेत्र में रखा जाता है ताकि हाथी रिहायशी इलाकों में न आ सके। और एक बात ध्यान रखेंगे, अगर इससे रिलेटेड बात करें तो पूरे भारत में छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में हाथियों के संघर्ष से लगभग प्रतिवर्ष 500 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। प्रतिवर्ष भारत में लगभग 500 व्यक्तियों की मृत्यु, जबकि 100 हाथियों का मृत्यु इस संघर्ष के कारण हो जाता है, जिसके लिए यह लाया गया। ठीक है, चलिए राहुल राघव, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि ये पहले जो है कि सेक्शन का पहले सेट का सॉल्यूशन है, बाकी डिस्क्रिप्टिव वे में यह क्लास चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट, खबरों में रहा काजूवेली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? फटाफट इसका जवाब देंगे। खबरों में रहा काजूवेली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? खबरों में रहा काजूवेली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। चलिए, रितेश कुमार, विवेक यादव, बलराम सिंह, रितेश कुमार 2-3 बार जो है कि आंसर दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, सभी का जवाब जो है कि ठीक ठाक आ रहा है। तमिलनाडु के वेल्लीपुरम जिले में, तमिलनाडु के वेल्लीपुरम जिले में 16वां राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, जो 670 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में एक जलमग्न भाग है और दक्षिण भारत का दूसरा सबसे बड़ा वेटलैंड्स है। दक्षिण भारत का पहला वेटलैंड्स, सबसे बड़ा पुलिकट झील। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे आगे। अगला प्रश्न है, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, यह भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, या उपरोक्त में सभी? आशु कुमार, करंट अफेयर्स याद नहीं रहता, इसको कैसे याद करें? इसका भी जो है कि जवाब आपको मिलेगा, समय के साथ हम इसका भी जवाब आप लोगों के पास पहुंचाते रहेंगे। करंट अफेयर्स को आप एक सब्जेक्ट के तौर पर देखेंगे तो यह जो है कि याद करने में परेशानी होगी। ठीक है, इसलिए आप लोग जरा सा इसको करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट के रूप में नहीं,
एक इंफॉर्मेशन के रूप में ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको जरूर याद रहेगा। चलिए, तो इसका आंसर आप लोगों का है उपरोक्त सभी 22 दिसंबर 2021 को कलाम द्वीप से यह लॉन्च किया गया जिसका मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर है। इसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, अगला प्रश्न, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किस नदी पर मेकेदातु जलाशय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किस नदी पर मेकेदातु जलाशय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? चलिए, इसको देखेंगे। कृष्णा, गोदावरी, हेमावती और कावेरी, यह जलाशय परियोजना विवादित जलाशय परियोजना है और आप लोग को पता है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कौन सा नदी विवाद है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद, ये कावेरी नदी पर जो है कि स्थापित करने की बात हो रही है और अगस्त 2021 में कर्नाटक सरकार ने इस जलाशय परियोजना की अंतिम मंजूरी दी। इस जलाशय परियोजना की अंतिम मंजूरी दी, जिसके लिए 9,000 करोड़ रुपए का स्वीकृति दिया गया और इसमें यह भी कहा गया कि इस जलाशय परियोजना पर कुल 400 मेगावाट का बिजली का उत्पादन भी होगा। ठीक है, तो कावेरी जल विवाद जो है कि आपका तमिलनाडु और सबसे पहले इस चीजों को हमने बार बार जो बोल रहे हैं तो मेरे कुछ आदर्श विद्यार्थी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमने ये बोला, पहले एक बात को ध्यान से समझ लेंगे। नीतीश और विशेष रूप से राहुल राघव, कहना है आप लोगों का कि सर क्लास नहीं हुआ और क्वेश्चन करवाया जा रहा है। आप लोगों को वीडियो में बताया गया है कि 30 प्रश्नों का क्वेश्चन कराया जाएगा और डिटेल्स इसका क्लास करवाया जाएगा। इसको जो है कि एक सेट वाइज 20 क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ आज की क्लास शुरू हो रही है। आज जो 14 मार्च को ये वीडियो बन रहा है, ये वीडियो अभी वेटिंग में होगा। आप लोगों का रेगुलर जो क्लास होगा वो आफ्टर होली स्टार्ट होगा। आफ्टर होली जो रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा उसमें सबसे पहले मुख्य टॉपिक पर पहले चर्चा होगा, अंतिम में 20 प्रश्न का जो है कि सॉल्यूशन होगा। आप अपने से सोचेंगे, स्पेशली फोकस हम कर रहे हैं नीतीश और राहुल राघव पर कि कंप्लीट रुक्मिणी का जो है कि क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव और क्वेश्चन कराने के बाद आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि सर सेट भी करा देना है, 30 क्लास में खत्म भी कर देना है, डिस्क्रिप्टिव भी करा देना है। सारी चीजें एक सेटिंग के वाइज हैं कि कैसे कैसे मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, इस 20 क्वेश्चन का अभी कंप्लीट डिस्कशन चल रहा है। एक क्वेश्चन का डिस्कशन चलता रहेगा और डिस्क्रिप्टिव क्लास, नीतीश कुमार तो हमारे बातों से समझ में आ गया, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्लास जो है वो आफ्टर होली स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक वीडियो बन रहा है जो डेमो वीडियो है, जो सभी ऐप्स पर चलेगा, यूट्यूब पर चलेगा, ताकि लोगों को ये पता चले कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म कोचिंग में रुक्मिणी पब्लिकेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जा रहा है। आप थंबनेल में देखे होंगे कि हमने लिखवाए हैं कि रुक्मिणी पब्लिकेशन के करंट अफेयर्स का होल सॉल्यूशन। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी जो है कि टेंशन ना लें, क्योंकि मुझे बेहतर से बेहतर करंट अफेयर्स आपको देना है ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश कि आपने अभी इस बात को समझ गए। चलिए आगे जरा सा हम लोग देखेंगे मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन,
52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर फटाफट आप लोग दे देंगे। चलिए, थैंक यू सचिन कश्यप। इसको जरा देखेंगे और बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर भी दे रहे हैं। केवल प्रश्न पर आप ध्यान रखें और प्रश्न को ध्यान के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हेमा मालिनी, प्रसून जोशी, बालकृष्ण दोषी, ए और बी दोनों। तो आपका बता दें कि गोवा में प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में नवंबर माह में प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में यह गोवा में आयोजित किया जाता है जो 20 से 28 नवंबर 2021 के बीच आयोजित हुआ और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म माहौल के लिए यह जो है कि अवार्ड दिया गया उत्तर प्रदेश को। जबकि एक्टर का बात करें तो गोदावरी फिल्म के लिए जितेंद्र जोशी ये गोदावरी फिल्म के हीरो हैं और इनको जो है कि यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए, राकेश सिंह का कहना है कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि नहीं, ये तो टेक्निकल लोग बताएंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, इससे थोड़ा सा मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक दो बार आप देख ही सकते हैं। ठीक है, आगे जरा सा हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है 2001, 1999, 2003 और 1997। तो आपको बता दें 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। और सबसे पहले आंसर को हम लोग देख लेंगे। इंदौर में इनका जन्म हुआ था, मुंबई में इनका मृत्यु हुआ। लता मंगेशकर जी का 28 सितंबर 1929 को जन्म, 28 सितंबर 1929 को जन्म और 6 फरवरी को मुंबई में 2022 में मृत्यु। इन्हें 2001 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। जबकि 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद 1999 में अगर बात करें तो पद्म विभूषण प्रदान किया गया। और 1969 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर से ध्यान से सुन लेंगे। 8 का आंसर ए एवं डी दोनों बताए तो आपको सही। हेमा मालिनी और प्रसून जोशी दोनों को यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन कश्यप प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे अगले प्रश्न में, ग्रामीण ब्रॉडबैंड हेतु भारत का पहला 5G प्रौद्योगिकी का परीक्षण किस राज्य के अजोल गांव में शुरू हुआ? आंसू, इसका पीडीएफ, आंसू का प्रश्न है कि इसका पीडीएफ सर मिलेगा कि नहीं, सबका जवाब भी देना है। इसका पीडीएफ मिलेगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप लोग एक मैगजीन खरीद लें। क्या कुछ? चलिए, तो इसका आंसर आपका मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी गुजरात के गांधीनगर से ऑपरेट होगा और कुल मिलाकर के
105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर का कुल मिलाकर के 105 एमबीपीएस, सॉरी 105 गुजरात के गांधीनगर में 17 किलोमीटर, उसके बाद 105 एमबीपीएस का स्पीड नोट किया गया, जिससे के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चलिए प्रशांत बसक कहां से हैं? अमेज़न से बाई कर लिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे देखेंगे जरा। किसान जवान सम्मान दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई? किसान जवान सम्मान निधि किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो आपके सामने है 31 अक्टूबर, 15 अगस्त, 17 सितंबर, 16 सितंबर। जवाब फटाफट दे दीजिए। चलिए प्रसन्नता बसक जो है सिल्लीगुड़ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जुड़े हुए हैं हर जगह से। प्लेटफॉर्म कोचिंग के माध्यम से आप सभी लोगों को केवल मदद पहुंचते रहे और आप सफल होते रहे, ऐसी जो है कि हम लोग की जिम्मेदारी और कर्तव्य दोनों है। चलिए तो रितेश कुमार बी, सोनू शाह ए, विवेक यादव बी। चलिए यहां पर ध्यान रखेंगे, वर्ष 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यह जो है कि शुभ अवसर पर यह मनाया जाएगा। 16 सितंबर को आपका मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस, जबकि 31 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। बाकी 15 अगस्त तो बताने की जरूरत नहीं है कि 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है। सचिन कश्यप यूपी के कासगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं। 2 साल पहले कासगंज काफी चर्चा में था। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़िए और सबको जुड़ने के लिए प्रेरित करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका जो है कि लाभ मिल सके सभी को। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? केबी सुब्रमण्यम, पीके सिन्हा, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन और राजेश कुमार चतुर्वेदी। चलिए ध्यान रखेंगे, इसका आंसर फटाफट आप लोग देंगे। केबी सुब्रमण्यम, पीके सिन्हा, राजेश कुमार चतुर्वेदी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। राइट आंसर इज डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इनका काम होता है देश के अर्थव्यवस्था को प्रमोट करने हेतु सलाह देना, चाहे वो निवेश से यानी इन्वेस्टमेंट से हो, राजस्व अर्थात जो है कि रेवेन्यू से हो, या किसी भी प्रकार की जो है कि टैक्सेस से रिलेटेड हर जो है कि मैटर पर यह अपना सलाह उनको देते रहेंगे। साथ ही साथ एक बात और बता दें कि राजेश कुमार चतुर्वेदी जो है वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक पीके सिन्हा जो हैं वर्तमान में राम मंदिर निर्माण समिति के सचिव हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि केवी सुब्रमण्यम जो है कि पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, सीईए। अब ऐसे जो है कि सभी प्रश्नों को आप देखेंगे तो आप एक प्रश्न के बदले कई प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। चलिए मेरे आदर्श विद्यार्थी यहां जरा ध्यान रखेंगे। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? यह सबसे पहले बता दें, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जो है वो 10वां खिताब था और यह जो है कि ओमान के मस्कट में आयोजित किया गया। 10वां सेशन था, 10वां सेशन। ओमान की राजधानी मस्कट
में आयोजित किया गया था और इसके जो विजेता थे वो जापान थे। दक्षिण कोरिया को हरा करके 4-2 से हरा करके, जबकि भारत ने चीन को हरा करके 2-0 से और कांस्य पदक अपने नाम किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न को जरा हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां खोला गया? जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब देंगे फटाफट। जनवरी 2022 को यह जो है कि खोला गया। 28 जनवरी 2022 को आप लोग के आंसर का इंतजार है। 28 जनवरी 2022 को गुरुग्राम के सेक्टर 52 में इसको खोला गया। 100 चार्जिंग पॉइंट और एक दिन में लगभग 576 गाड़ियां चार्ज होंगी। 576 गाड़ियां चार्ज होंगी। एक बात और बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए, दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया? चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा, बहुत बहुत स्वागत है। सासाराम से चंदन गुप्ता जुड़े हैं, अपने अपने जगह को आप लोग बता रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए, सासाराम से चंदन गुप्ता जी जुड़ गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक उद्घाटन कहां किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया आपका नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में नीदरलैंड। जैसे इसमें ध्यान रखेंगे, अगर ये आपका हो गया बंदरगाह, तो यहां पर 70 मीटर चौड़ा और 500 मीटर लंबा, जब कोई भी आएगी, जब जहाज और उसको जो है कि माल लोडिंग में या जो है कि माल लाद करके आई है, तो इसको पूरी तरह से लॉक कर दिया जाएगा, ताकि सुरक्षित दृष्टिकोण से यह किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो। रवि प्रकाश मोतिहारी से जुड़े हैं, चलिए आप सभी का भी स्वागत है। बलराम सिंह सूरत से जुड़े हैं, आप लोग अपना अपना जगह बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए, जिसको भी और बताना है बता दें। सूरत से बलराम सिंह स्वागत है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन, आपको पता होगा कि सबसे पहले अबू, आई एम फ्रॉम पुरुलिया, बिल्कुल पुरुलिया बंगाल। चलिए, इसका आंसर जो है कि एस्ले बार्टी होगा। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, जिन्होंने डेनियल कोलिंस अमेरिका की रहने वाली हैं, इनको जो है कि हराए थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत वर्ष 1905 में हुई थी और वर्ष में पहली ओपन टेनिस का शुरुआत इसी से होता है, जो जनवरी माह में होता है।
जनवरी माह में होता है। अगर बात करें पुरुष विजेता का, अगर बात करें पुरुष विजेता तो पुरुष विजेता है आपके राफेल नडाल, ये आपके स्पेन के रहने वाले हैं और इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराए थे। ठीक है, चलिए बलराम सिंह कोई बात नहीं है, मेल में डेनियल मेदवेदेव, आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया लेकिन उतना काम चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सचिन कश्यप 16 को हमने डिटेल्स में ही बता दिए पूरा। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में, वर्ष में पहली बार ओपन टेनिस सचिन कश्यप। और भी डिटेल्स चाहिए तो बताएं जल्दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना कहां की गई? एक सैनिक स्कूल की स्थापना कहां गई है, बताएंगे जल्दी से जल्दी। चलिए सचिन कश्यप, बलराम सिंह, बाकी तमाम लोग जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। इसका आंसर है कर्नाटक, और ये सयाली रायन्ना कर्नाटक में के एक बड़े क्रांतिकारी के रूप में थे और ये स्वतंत्रता संग्राम के थ्रू दक्षिण भारत में काफी जो है कि अच्छे ढंग से 1824 में इन्होंने विद्रोह किया था और इनके 191वां जन्मदिन के दिन 26 जनवरी 2022 को 180 करोड़ के लागत से सैन्य स्कूल खोला गया बेंगलुरु में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर सैन्य स्कूल की स्थापना की गई कर्नाटक के बेंगलुरु में, और आपका 191वां जन्मदिन के दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य का दक्षिण मोबुआ, ये गांव का नाम है मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, ये गांव है दक्षिण मोबुआंग, पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया, यानी इसका पूरा नाम है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त, इसका जो है कि पूरा नाम हुआ। और इसके माध्यम से एक ऊर्जा भी बनाने का काम कर रहे हैं। और मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी, ये जो है वो आपका है मिजोरम में, जबकि आपको बता दें कि पहला, यानी भारत का पहला ओडीएफ फ्री जो गांव था वो कौन था, उसका आंसर आप लोगों को देना है। पहला ओडीएफ राज्य कौन था? तो 27 मई 2016 को गोवा देश का पहला ओडीएफ फ्री जो है कि गांव बना। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट, होंडुरास की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? नाम थोड़ा सा उल्टा है और नाम शायद पहली बार भी आप सुन रहे होंगे। होंडुरास उत्तर अमेरिका महादेश का एक छोटा द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी है वो आपका टिंगुसिरला। राजधानी इसका कहां है? राजधानी टिंगुसिरलाय, उत्तर अमेरिका महादेश में, उत्तर अमेरिका महादेश में इसकी जो है कि राजधानी। और सियोमारा कास्त्रो वहां की प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, 20वां प्रश्न। कुछ लोग घबराए हुए हैं कि सारा क्लास इसी प्रकार से चलेगा क्या? हमने कई बार
इस चीजों को आप लोगों को बताएं कि आज जो पहला क्लास है वो दिखाया गया कि आप लोगों का सेट जो होगा इस तरीके से डिस्कशन के साथ चलेगा। बाकी इसके पहले कुछ डिस्क्रिप्टिव क्लास चलेंगे, उसके बाद ही इसका जो है कि डिस्कशन किया जाएगा। चलिए अब देखेंगे जरा, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें ऑप्शन है नीना गुप्ता, जयंत घोषाल, अतुल गोयल, डॉक्टर किरण बेदी। डॉक्टर किरण बेदी। चलिए देखेंगे इसको। तो इसका आंसर है मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी डॉक्टर किरण बेदी। डॉक्टर किरण बेदी ने 1972 में आईपीएस अधिकारी बनी। आईपीएस अधिकारी बनी। 2007 में इन्होंने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया और इन्होंने अपने 34 वर्ष के पुलिस सेवा तथा 5 वर्ष के उपराज्यपाल के अनुभवों को लिखा है, के अनुभव को बताया है। यानी डॉक्टर किरण बेदी ने एक किताब लिखा, 1972 में आईपीएस अधिकारी बनी। कैसे एक महिला होते हुए इनको सभी क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे इन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े। साथ ही साथ एक बात और भी बता दें कि इसमें स्वैच्छिक तरीके से उन्होंने 2007 में रिटायरमेंट लिया और 2016 में वह जो है कि आपका पुदुचेरी की उपराज्यपाल बनी। इसके बाद इन्होंने अपना सारा अनुभव लिखा। तो इसके आंसर है कौन? डॉक्टर किरण बेदी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन कश्यप, बलराम सिंह यहां पर थोड़ा सा मिस कर गए। नीना गुप्ता सच नहीं है, ये किरण बेदी हैं। सचिन कश्यप का कहना है कि प्लेटफॉर्म कोचिंग के सभी शिक्षकों पर मुझे ट्रस्ट है और आप अपने जिस अकॉर्डिंग क्लास लेंगे वो क्लास फायदेमंद होगा। सचिन कश्यप या कोई भी मेरे सभी आदर्श विद्यार्थी जो देख रहे होंगे उन्हें हम विश्वास दिला दें कि पिछले कई वर्षों के प्रश्नों को अध्ययन करने के बाद इस जो है कि मैगजीन को बनाया गया है और इसमें सभी इंपोर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, प्लस डिस्क्रिप्टिव भी मेन पॉइंट आपको चर्चा किया जाएगा। हमने आपको बताया कि मार्केट में एक किताब है, आप ले सकते हैं या अपने पास मंगवा सकते हैं। बाकी अब किसी भी प्रकार का आप टेंशन ना लें, जो भी करना है वो मेरे द्वारा होगा और सच तो यह है कि अच्छा ही होगा, क्योंकि आपका सफलता ही हम लोगों का सबसे परम लक्ष्य है। ठीक है, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आप लोगों से मिलेंगे फिर हम। आफ्टर होली के बाद आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, संभवतः 22 या 23 मार्च से वो आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आज का जो क्लास था वो एक जो है कि वीडियो बनाया गया जिसके माध्यम से लोगों को लगे कि 30 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का जो भी है इसको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सचिन कश्यप बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार पूरा बुक एकदम पढ़ाएंगे, कोई टेंशन मत लीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मुझे पता है कि महत्वपूर्ण कौन कौन है, इसलिए विशेष फोकस उसी पर रहेगा। आप लोग एकदम टेंशन फ्री होकर के सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेते हैं और आप लोगों के साथ जुड़ करके कोई जो है कि आपका दार्जिलिंग से जुड़ा, कोई सूरत से जुड़ा, कोई उत्तर प्रदेश से जुड़ा, तो इससे हम लोगों का क्लास जो है कि स्टार्ट हो जाएगा। संदीप पटेल आपका क्लास जो होगा बता दिया जाएगा, होली के बाद जो है कि आपका क्लास कंप्लीट शुरू हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और ये होली आप लोगों के बेरोजगारी का अंतिम होली हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आज आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें और अपनी जिम्मेदारी अच्छे ढंग से आप भी निभाएं। धन्यवाद।